नमस्ते मित्रों, मैं अशोक पानसरे नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूँ। 11th एडमिशन की प्रोसीजर शुरू होने को अब तकरीबन 21 दिन हो रहे हैं। 2 राउंड हो चुके हैं और अब हम तीसरे राउंड तक आ पहुँचे हैं। जो 2 राउंड हो चुके हैं, इन 2 राउंड में कुछ बच्चों का एडमिशन हो भी गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अलॉटमेंट मिला था लेकिन एडमिशन नहीं लिया है। जूनियर कॉलेज से भी बहुत सारे सवाल मुझे आ रहे हैं कि हमें अलॉटमेंट नहीं हो रहा, बहुत सारी सीट खाली रह रही है। पहले राउंड की तुलना में दूसरे राउंड में अलॉटमेंट कम हुआ है। ये बात सही है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब कुछ आपको बताना जरूरी है। ये वीडियो अंत तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? बच्चों के मन में जो भी सवाल है, चाहे वो बच्चा एडमिशन ले चुका हो या चाहे उसका एडमिशन अभी होना बाकी हो, दोनों तरह के बच्चों के मन में जो सवाल है उनके जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। जूनियर कॉलेज के मन में भी कुछ सवाल रहेंगे, उनका भी जवाब इस वीडियो से मिल सकता है। पहले राउंड में जितना अलॉटमेंट जूनियर कॉलेज को हुआ था उतना अलॉटमेंट सेकंड राउंड में नहीं हुआ और थर्ड राउंड में उससे भी कम होने की संभावना है। तो ऐसा क्यों है? तो पहले जो 3 राउंड होते हैं उसे हम 3 रेगुलर राउंड बोलते हैं। इन तीनों रेगुलर राउंड में रिजर्वेशन पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। मतलब जो रिजर्व सीट है, हमें हर एक कॉलेज का सीट मैट्रिक्स आपको दिखाया गया है। उस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आप देखेंगे तो SC, ST, NT, OBC, SBC, EWS वगैरह, ये जो रिजर्व कैटेगरी है, इन सभी का रिजर्वेशन इकट्ठा करके हम अगर देखेंगे तो ये होता है 62%। ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। SC की जगह ST को नहीं दी जा सकती, OBC को नहीं दी जा सकती, या NT की जगह SBC को, दूसरी किसी भी कैटेगरी को नहीं दी जा सकती। इवन कैटेगरी की जगह ओपन को भी नहीं दी जा सकती इन तीनों राउंड में। इसीलिए जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किए हुए हैं उनके लिए ये थर्ड राउंड बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनके लिए कैटेगरी में से एडमिशन लेने का ये अंतिम मौका है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड जो चौथा राउंड है, स्पेशल राउंड है, उसमें ये रिजर्वेशन नहीं रहेगा। चौथे राउंड के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी देखने वाले हैं। तो ये थर्ड राउंड में क्या होने वाला है? थर्ड राउंड में कैटेगरी फॉलो की जा रही है। पहले राउंड में फॉलो की थी, सेकंड राउंड में फॉलो की थी, उसी तरह थर्ड राउंड में भी कैटेगरी फॉलो की जाएगी। तो ये 3 रेगुलर राउंड अलग होते हैं और स्पेशल राउंड अलग होता है। 3 रेगुलर राउंड में सिमिलरिटी क्या होते हैं? कैटेगरी फॉलो की जाती है। जो बच्चे कैटेगरी बैकवर्ड कैटेगरी से है उनको उनकी कैटेगरी में से चांस मिलने ही वाला है, लेकिन उससे पहले उनको जनरल में से चांस दिया जाता है। अगर जनरल में से अलॉटमेंट नहीं मिला तो उनको कैटेगरी में से अलॉटमेंट किया जाता है। लेकिन जो बच्चे पहले से जनरल कैटेगरी में है उनको कैटेगरी में चांस नहीं मिलता। इसलिए जो कैटेगरी में बच्चे हैं उनके लिए ये डबल चांस होता है। पहले जनरल में चांस मिलता है, उधर नई सीट मिली तो कैटेगरी में चांस मिलता है। ये तीनों राउंड में होता है। अब तीसरा राउंड ये कैटेगरी फॉलो करने वाला फाइनल राउंड है। अगर आप इस तीसरे राउंड में कैटेगरी के जरिए अगर अलॉटमेंट नहीं लेते हो तो चौथे राउंड में आपको ये कैटेगरी का लाभ नहीं मिलने वाला है। चौथे राउंड में आपको ओपन में काउंट किया जाना है। थर्ड राउंड अब उसका शेड्यूल डिस्प्ले किया जा चुका है। आपको अब तक पता चला होगा कि शेड्यूल कैसे दिया जाता है, शेड्यूल में क्या क्या होता है, शेड्यूल कैसे पढ़ाया जाता है। शेड्यूल में पहले ऑप्शन फॉर्म लॉक करने के लिए कुछ समय दिया जाता है, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग होता है, डेटा प्रोसेसिंग के बाद अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेयर होती है और अलॉटमेंट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद एडमिशन के लिए कुछ 3-4 दिन दिए जाते हैं। ये शेड्यूल में दिया जाता है। ये शेड्यूल आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि महाराष्ट्र की ये जो 5 सिटीज है, इस 5 सिटी एरिया में जूनियर कॉलेज में 11th क्लास में एडमिशन लेने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कैप सीट का और दूसरा रास्ता है कोटा सीट का। कैप सीट मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। कैप सीट में वेरियस राउंड्स होते हैं, जो कि अभी तीसरा राउंड चल रहा है, और हर एक राउंड के जरिए कैप सीट के लिए अलॉटमेंट किया जाता है। और कोटा सीट की जगह के लिए अलॉटमेंट नहीं होता। कोटा सीट का एडमिशन जूनियर कॉलेज लेवल पे होता है, इसलिए छात्रों को जूनियर कॉलेज से कांटेक्ट करके वहां पर एप्लीकेशन देना होता है और जूनियर कॉलेज लेवल पे ही उसकी कोटा वाइज लिस्ट डिक्लेयर की जाती है और कोटा का पूरा एडमिशन जूनियर कॉलेज लेवल पे किया जाता है। इसके बारे में अलग वीडियो है, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो कोटा सीट में सीट वैकेंट रहती है उसका भी सरेंडर कैप सीट के लिए किया जाता है। 2 राउंड हो चुके, तीसरा राउंड आ गया। फिर भी ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको अलॉटमेंट ही नहीं मिला है। कुछ बच्चे ऐसे भी है उनको अलॉटमेंट मिला लेकिन मनचाही कॉलेज में नहीं मिला, इसलिए वो वेट कर रहे हैं, एडमिशन नहीं लिया। और कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरा। उनके लिए मेरी सूचना है कि जल्द से जल्द फॉर्म भरो। जितनी आप देर करोगे उतनी सीट्स कम होती जाएगी। पहले जितनी सीट थी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जूनियर कॉलेज में सीट्स की संख्या कम होती जाती है। वेबसाइट पे हमारे एक ऑप्शन है नो योर एलिजिबिलिटी। नो योर एलिजिबिलिटी मतलब आपके
10th के मार्क के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने की संभावना है, ये जानने की यूटिलिटी है नो योर एलिजिबिलिटी। मतलब आपके मार्क्स कितने हैं वो आपके एंटर करने के बाद उसके आसपास का सिस्टम आपको दिखाता है कि ये कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिलने की संभावना है, क्योंकि लास्ट राउंड का उस कॉलेज का अलॉटमेंट आपके मिले हुए मार्क्स के आसपास होता है। जिन कॉलेज का कट ऑफ, लास्ट राउंड का कट ऑफ बहुत दूर है, मतलब आपके मार्क से बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आपको अलॉटमेंट मिलने की संभावना कम है। ये नो एलिजिबिलिटी से आप चेक कर सकते हो कि मुझे कौन कौन से कॉलेज में अलॉटमेंट मिलने की संभावना है। जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो उनको स्टडी करना चाहिए, मुझे अलॉटमेंट क्यों नहीं मिल रहा, अलॉटमेंट क्यों नहीं मिलता। पहली बात, आप आपके 10th के मार्क के हिसाब से कॉलेज चूज नहीं करते। दूसरी, समय पर आप फॉर्म लॉक नहीं करते हो, बाहर रह जाते हो। कॉलेज कैसे चूज करना है, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, इसके लिए अलग वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो। वहां पर कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ये भी वहां पर बताया जा चुका है, वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। मतलब जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिला है उनको अलॉटमेंट पाने के लिए प्रयास करना है। तो क्या करना है, हमारी कैटेगरी में ओपन का है तो ओपन में, एससी का है एससी में चेक करेगा, ओबीसी का है ओबीसी में चेक करेगा कि उस जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए वहां पर कौन कौन सी सीट खाली है। वेबसाइट पर वैकेंसी डिस्प्ले की जा चुकी है और वहां पर कट ऑफ भी है, हर एक राउंड का कट ऑफ यहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, थर्ड का भी डिक्लेयर होने के बाद थर्ड का भी देख सकते हो। मतलब कट ऑफ देखिए पहले कि फर्स्ट राउंड में इस कॉलेज का 80 कट ऑफ था, सेकंड राउंड में ये 80 का 79 हो गया, मतलब कितना, जितना कम हो जो भी है। थर्ड राउंड में उसी प्रोपोर्शन से 1% नीचे आने की संभावना है, ज़्यादा 10% तो नीचे नहीं आएगा, इतनी संभावना नहीं होती है। उसके हिसाब से हमें हमारा ऑप्शन फॉर्म एडिट करके प्रॉपर ऑप्शन देने चाहिए। जिस कॉलेज का कट ऑफ मेरे 10 के मार्क्स के करीब है वो कॉलेज हमें पहले डालना चाहिए। मेरे मार्क्स कुछ भी हो, इसका कट ऑफ कुछ भी हो, मुझे यही कॉलेज चाहिए, ऐसा आप करते रहेंगे तो आपको एडमिशन में देरी हो जाएगी, आपको एडमिशन वहाँ पर मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीट बाकी के हाई मेरिट वाले बच्चों से सीट भरी जाएगी लेकिन आप बाहर रह जाओगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको आपके 10 के मार्क के हिसाब से 4-5% इधर उधर चेक करके आपको ऑप्शंस देने चाहिए। अब पहले राउंड से हम डिस्कस करते आए हैं कि पहला प्रेफरेंस मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको ब्लॉक किया जाएगा। कब तक? 3 राउंड तक। आपने एडमिशन लिया और फिर कैंसिल किया तो आपको ब्लॉक किया जाएगा कब तक? 3 राउंड तक। अब ये तीसरा राउंड है ना, अब कहाँ ब्लॉक करें? अब इस राउंड में किसी को पहला प्रेफरेंस मिलता है तो भी उसको ब्लॉक नहीं, क्योंकि 4th राउंड में सभी एलिजिबल है। अगर इस राउंड में कोई अपना एडमिशन कैंसिल करता है तो भी उसको ब्लॉक नहीं, क्योंकि कब तक ब्लॉक है? 3 राउंड तक। चौथे राउंड के लिए कोई ब्लॉक नहीं तो वो भी चौथे राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। मतलब इस राउंड में आपको फ्रीडम है। कुछ बच्चे रिजेक्टेड है, मतलब कुछ बच्चों को उनकी इन्फॉर्मेशन गलत होने के कारण, उनका सर्टिफिकेट वैलिड न होने के कारण कॉलेज ने एडमिशन रिजेक्ट कर दिया है। उन बच्चों का फॉर्म ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। मतलब आपको उस फॉर्म में जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो हटा के आपको फॉर्म क्लियर करके आपको लॉक करना है और वेरीफाई करके लेना है। इन बच्चों के लिए मेरी सूचना है कि आपका फॉर्म अनलॉक हो चुका है, ये मत भूलो। मतलब जिनका फॉर्म अनलॉक है वो नेक्स्ट राउंड के लिए काउंट नहीं होते। अब पहले 2 राउंड में बहुत सारे बच्चों ने यह अनुभव किया रहेगा कि रात 8 बजे ऑप्शन फॉर्म लॉक करने का समय खत्म होता है। तो कई बच्चे ऐसे कि 8 बजे तक ऑप्शन फॉर्म लॉक नहीं कर पाए, दिन भर राह देखते रहे, अभी करते लेकिन 8 बजे तक नहीं कर पाए, तो उनका उस राउंड का चांस चला गया। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें समय रहते 8 बजे की राह क्यों देखनी है? 5 बजे करो, पहले दिन करो, दूसरे दिन करो, 3 बजे करो, 8 बजे की वो राह देखनी है। इसलिए सभी को ध्यान में रखना है। शेड्यूल के हिसाब से जब तक हमें समय मिला है, चाहे वो पार्ट 1 भरने का समय हो, पार्ट 2 भर के लॉक करने का समय हो, मतलब सभी के लिए समय एक ही है, रात 8 बजे बंद हो जाता है। पार्ट 1 जब तक वेरीफाई नहीं होता तब तक आप पार्ट 2 नहीं भर सकते। पार्ट 1 में क्या होता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। पार्ट 2 में क्या होता है? जूनियर कॉलेज की लिस्ट होती है जिनमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं। ये पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया है, वो वीडियो आप देखिए। जो बच्चे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने पर फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं लिया है, फर्स्ट प्रेफरेंस मिला मतलब आपका सबसे पसंदीदा कॉलेज मिलने के बावजूद आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको ब्लॉक किया है, उनको भी इस 3rd राउंड में चांस नहीं मिलने वाला है। उनको चांस कब मिलने वाला है? 4th राउंड में, स्पेशल राउंड में, जिसके ऊपर अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। जो बच्चे नए हैं, अभी फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म भरने की प्रोसीजर क्या है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करेंगे, पार्ट 1 भरेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन भर के वो फॉर्म लॉक करेंगे। फॉर्म लॉक करने के बाद या तो फॉर्म ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा, ऑटो वेरीफाइड नहीं होता है तो गाइडेंस सेंटर से वेरीफाई करके लेना है।
वेरीफाई करने के बाद पार्ट सेकंड खुल जाएगा। पार्ट सेकंड में क्या है, हमें एडमिशन लेने के लिए जो भी जूनियर कॉलेज चाहिए उसकी लिस्ट बनानी है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 10। ये पहले भी बताया जा चुका है। हाउ टू फिल ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2, इसके ऊपर एक अलग वीडियो है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कौन सी भी कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए खुद का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है। जो बच्चे कैटेगरी में से एडमिशन करना चाहते थे, कुछ बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, उनके लिए एक सहूलियत मिली है। क्या उसमें, अगर आपके पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट है और खुद का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, निकालने के लिए अप्लाई किया है, तो पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट और खुद का कास्ट सर्टिफिकेट पाने के लिए जो अप्लाई किया है उसके एक्नॉलेजमेंट, पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट और खुद के एक्नॉलेजमेंट, ये दोनों मिला के आप अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल किया जाएगा। और एक ऑप्शन है, पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन मेरा कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो पिताजी का कास्ट सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग दीजिए कि मैं 30 दिन में कास्ट सर्टिफिकेट ला के दूंगा, तो भी आपको एडमिशन के लिए अलाउ किया गया है। कुछ कास्ट के लिए, एनटी हो, VJNT, OBC, SBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ NCL सर्टिफिकेट होना भी जरूरी होता है। ये पहले भी बताया जा चुका है। तो जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन NCL सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट से अभी हमने क्लियर किया, जिनके पास NCL सर्टिफिकेट नहीं है, NCL सर्टिफिकेट खुद का नहीं होता, हमारे पेरेंट का होता है, तो पेरेंट का कास्ट नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए अंडरटेकिंग की फैसिलिटी दी जा चुका है। जिन बच्चों ने NCL पाने के लिए अप्लाई किया है वो एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं, और जिन बच्चों के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं है वो अंडरटेकिंग के जरिए कास्ट का बेनिफिट ले सकती है। और जो EWS है, ये ओपन की कैटेगरी है, वैसे यहाँ पर EWS के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता। EWS सर्टिफिकेट में ही दोनों बातें लिखी हुई होती है कि ये कैंडिडेट ओपन कैटेगरी का है और इसका इनकम 8 लाख से ऊपर नहीं है, ईयरली इनकम। अगर कुछ बच्चों के पास EWS सर्टिफिकेट भी नहीं है तो उनको कैसे एडमिशन दिया जा सकता है, उनका फॉर्म कैसे वेरीफाई किया जा सकता है, उनको एडमिशन में दिक्कत ना आए, इसलिए EWS के लिए भी आप, पिताजी का EWS सर्टिफिकेट है तो अलाउ कर सकते हो अंडरटेकिंग के जरिए। ये सूचना है विद्यार्थियों के साथ साथ जूनियर कॉलेज के लिए उपयोगी है, ताकि कम से कम बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कन्फर्म हो। तो EWS बच्चों को EWS में से अलॉटमेंट हुआ है तो उनको क्या कर सकते हो, EWS सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है तो उनका इनकम सर्टिफिकेट देखिए। इनकम सर्टिफिकेट अगर 8 लाख से कम है और उन्होंने EWS के लिए अप्लाई किया है तो उनको EWS मिलने की संभावना है। इसलिए जूनियर कॉलेज EWS का एक्नॉलेजमेंट और इनकम सर्टिफिकेट, ये दोनों मिला के अगर आप कंबाइन करके आप चेक करेंगे तो आपको पसंद समझ में आ जाएगा कि इनको EWS सर्टिफिकेट मिलने की संभावना है या नहीं। अगर इसका इनकम सर्टिफिकेट है वो 8 लाख से कम है और इन्होंने EWS के लिए अप्लाई किया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट है उसके पास, तो ये दोनों आप अपलोड करके लीजिए और EWS के कैंडिडेट को एडमिशन के लिए अलाउ कीजिए। जो बच्चे ATKT है, अलाउड टू कीप टर्म, जिन बच्चों को ATKT की फैसिलिटी मिली है उनके लिए लास्ट में ट्राई एडमिशन का चांस मिलने वाला है, स्पेशल राउंड के बाद उनके लिए चांस मिलने वाला है, तब तक उनको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन उनको चांस जरूर मिलेगा। जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जिन बच्चों ने अपना एडमिशन कंफर्म कर दिया है, उनमें से कई बच्चों के मन में सवाल ये होगा कि मुझे अब बायफोकल लेना है, IT सब्जेक्ट लेना है। तो बायफोकल क्या है, सब्जेक्ट है, IT सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में भी चर्चा की है। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके लिए बायफोकल सब्जेक्ट के लिए ऑप्शंस देने की फैसिलिटी 3rd राउंड के बाद शुरू हो जाएगी, स्टूडेंट लॉगिन में ही। जो बच्चे एडमिटेड नहीं है उनको बायफोकल लेना है तो उनको पहले क्या करना है, जिन कॉलेज में बायफोकल सिखाया जाता है वो कॉलेज चूज करके वहाँ पर अलॉटमेंट लेनी है और एडमिशन कन्फर्म करना है। एडमिशन कन्फर्म करने के बाद बायफोकल, उस कॉलेज में जो भी बायफोकल सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई जाएगी और स्टूडेंट लॉगिन में वो ऑप्शन आप वहाँ पर दे सकते हो। वो ऑप्शन आपके कॉलेज को देखेंगे और कॉलेज लेवल पे उसकी लिस्ट जनरेट होके कॉलेज लेवल पे ही आपको डिक्लेयर किया जाएगा कि आपको कौन सा बायफोकल सब्जेक्ट अलॉट किया जा सकता है। मेरिट के हिसाब से वो आपको अलॉट किया जाएगा। कब? एडमिशन लेने के बाद, 3rd राउंड के बाद ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी स्टूडेंट लॉगिन में बायफोकल का ऑप्शन देने की फैसिलिटी। IT के लिए ऑप्शन देना नहीं है, IT सब्जेक्ट लेने के लिए आपको सीधा जूनियर कॉलेज के कांटेक्ट में रहना है। जैसे कि मैंने बताया कि 3rd राउंड कैटेगरी के बच्चों के लिए फाइनल चांस है कैटेगरी में से एडमिशन लेने का। इसलिए 3rd राउंड में अगर कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपका फॉर्म प्रॉपरली कैटेगरी से भरा हुआ है, उसमें अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट प्रॉपर है ताकि आपका एडमिशन रिजेक्ट ना हो। ये आपको चेक करना है। अगर किसी ने पहले ओपन में फॉर्म भरा था और उसके पास अभी का सर्टिफिकेट है तो वो फॉर्म पार्ट 1 एडिट करके
कैटेगरी में अपना फॉर्म लॉक कर सकता है, वेरीफाई करके ले सकता है। लेकिन अगर आप पार्ट 1 एडिट करोगे, अनलॉक करोगे, तो पार्ट 2 भी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। इसलिए आपको लॉक, वेरीफाई, ऑप्शन फॉर्म लॉक ये कभी नहीं भूलना है। कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे कि उन्होंने ऑप्शन फॉर्म पहले से ही भरा है, राउंड 1 के समय, राउंड 2 के समय भरा है और अब अनलॉक नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, थर्ड राउंड के लिए आपका ऑप्शन फॉर्म उसी तरह से कैरी फॉरवर्ड करके वही ऑप्शन आपके काउंट किए जाएंगे। उसी तरह से सिस्टम थर्ड राउंड में भी आपको अलॉटमेंट के लिए ट्राई करेगा। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि ऑप्शन फॉर्म, जो भी ऑप्शन फॉर्म भरा है उसी तरह से कैरी फॉरवर्ड करने की बजाय आपको फिर एक बार कट ऑफ चेक करना चाहिए, अपनी कॉलेज की लिस्ट चेक करनी चाहिए। अगर किसी कॉलेज में वैकेंट सीट कम हो गई है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो कॉलेज हमारी लिस्ट में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस कॉलेज में हम एडमिशन नहीं लेना चाहते, उस कॉलेज का नाम हमारी लिस्ट में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जिस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना ही है, ऐसे ही कॉलेज की लिस्ट हमें बनानी है। और जिस कॉलेज में मुझे अलॉटमेंट मिलने की संभावना ज़्यादा है, वैसे ही कॉलेज हमें रखना है। एक ही कॉलेज में 2-2, 3-3 स्ट्रीम कोड हो सकते हैं, एडेड, अनएडेड, सेल्फ फाइनेंस, तो आपको उसी कॉलेज के वो तीनों स्ट्रीम के कोड ऐड करने की ज़रूरत है। सिंपल बात यही है कि कॉलेज में जितनी भी स्ट्रीम है, समझ लो आपको साइंस में एडमिशन लेना है, साइंस के लिए 2 या 3 कोड हो सकते हैं। समझ लो 2 कोड है, एक एडेड है, एक सेल्फ फाइनेंस। तो आपने सिर्फ एडेड लिया, वो आप उसका कट ऑफ बहुत हाई गया, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन वो सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ नीचे आ गया, लेकिन हमारा लिस्ट में ही नहीं था, उसमें अलॉटमेंट मिल सकता था, लेकिन सेल्फ फाइनेंस के लिए फी रहेगी। ये सभी बातें ऑप्शन फॉर्म भरते समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी है, किस तरह से ऑप्शन फॉर्म भरना है, इसके लिए अलग वीडियो वो आपको जरूर देखना चाहिए। पार्ट 1 कैसे भरा जाता है, पार्ट 2 कैसे भरा जाता है, ये एडमिशन प्रोसीजर पूरी कैसी चलती है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब के बारे में पहले ही वीडियो बनाए गए हैं, मराठी में, हिंदी में, वो भी आपको देखनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है ही। थर्ड राउंड तक मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन शुरू था, माइनॉरिटी कोटा का भी एडमिशन शुरू था। माइनॉरिटी कोटा के एडमिशन के लिए हमने स्टेजेस की थी। पहले राउंड में जिस टाइप की माइनॉरिटी है उसी टाइप के बच्चे एलिजिबल थे फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड के समय माइनॉरिटी कोटा की बात कर रहा हूँ मैं, माइनॉरिटी कोटा के लिए सेकंड राउंड में क्या हुआ, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो सभी तरह के लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बच्चे को एडमिशन दे सकता था। जो रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज है वो सभी तरह के रिलीजियस माइनॉरिटी बच्चों को एडमिशन दे सकता था। माइनॉरिटी कोटा की बात कर रहा हूँ। और अब थर्ड राउंड में क्या होने वाला है, थर्ड राउंड में माइनॉरिटी कोटा सीट्स किसी भी माइनॉरिटी टाइप के बच्चों को दी जा सकती है। मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी कोटा की सीट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बच्चे को भी दी जा सकती है, या वाइस वर्सा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कोटा की सीट रिलीजियस माइनॉरिटी के बच्चों से भी भरी जा सकती है। ये थर्ड है। और थर्ड के बाद, थर्ड 3 राउंड होने के बाद माइनॉरिटी कोटा की सीट सरेंडर करने की फैसिलिटी मिलने वाली है। 3 राउंड तक माइनॉरिटी कोटा की सीट सरेंडर नहीं की जा सकती। सरेंडर मतलब माइनॉरिटी कोटा की जो भी वैकेंट सीट है वो भरने के लिए वो सीट सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस मतलब कैप सीट के लिए ट्रांसफर की जाती है, उसे हम सरेंडर बोलते हैं। 3 राउंड होने तक ये सरेंडर नहीं हो सकता। तीसरे राउंड खत्म होने के बाद माइनॉरिटी कोटा की सीट सरेंडर करने के लिए समय दिया जाएगा। उस समय में जूनियर कॉलेजेस माइनॉरिटी कोटा की भी जितनी भी सीट वैकेंट है उनमें से पूरी या पार्शियली सरेंडर कर सकते हैं। ये पूरा जूनियर कॉलेज के ऊपर है। उसी तरह जिन कॉलेज ने इन हाउस कोटा की सीट फर्स्ट राउंड के पहले सरेंडर नहीं की थी, उनके पास बाकी थी और वो वैकेंट है, क्योंकि बीच में 3 रेगुलर राउंड में इन हाउस कोटा की सीट भरने की परमिशन नहीं है, वो एडमिशन बंद थे। अगर जूनियर कॉलेज को लगता है कि वो सीट अभी नहीं भरेगी, हमें वो इन हाउस कोटा की सीट सरेंडर करनी है, उनको भी थर्ड राउंड खत्म होने के बाद इन हाउस कोटा की सीट कैप के लिए सरेंडर करने का चांस मिलने वाला है। मतलब 2 कोटा सीट सरेंडर होने वाली है, माइनॉरिटी कोटा की सीट और इन हाउस कोटा की सीट। ये कोटा की बड़े पैमाने पर सीट सरेंडर होने से फोर्थ राउंड के लिए सीट्स बढ़ सकती है और फोर्थ राउंड में ओपन का मेरिट नीचे आने की संभावना रहती है। लेकिन जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए कैटेगरी वहां पर नहीं रहती। इसीलिए कैटेगरी के बच्चों को मेरा यही सुझाव है कि आपको इसी थर्ड राउंड में ही एडमिशन कैसे मिले, आपको कैसे अलॉटमेंट मिले, इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए। जूनियर कॉलेज को ध्यान में रखना है, माइनॉरिटी कोटा की सीट थर्ड राउंड के बाद सरेंडर करने के लिए समय मिलेगा। इन हाउस कोटा की सीट भी थर्ड राउंड के बाद सरेंडर के लिए समय मिलेगा। लेकिन माइनॉरिटी कोटा का एडमिशन शुरू रहेगा, फोर्थ राउंड में भी शुरू रहेगा। लेकिन इन हाउस कोटा का एडमिशन फोर्थ राउंड में, स्पेशल राउंड में शुरू नहीं रहता, उसके बाद किया जा सकता है। मतलब थर्ड राउंड के बाद इन हाउस कोटा की सीट सरेंडर की जा सकती है, लेकिन एडमिशन नहीं की जा सकता। एडमिशन स्पेशल राउंड के बाद किया जा सकता है।
इसलिए जूनियर कॉलेज को ये डिसाइड करना है कि कितनी कितनी सीट कोटा के लिए रखनी है और कितनी सरेंडर करनी है। आप पूरी सभी सीट भी सरेंडर कर सकते हो, लेकिन एक बार सरेंडर करने के बाद वापस नहीं आए। रेगुलर राउंड 1 2 3, 3 रेगुलर राउंड हो गए। फोर्थ राउंड ये स्पेशल राउंड है, और स्पेशल किस तरह से स्पेशल है ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।